हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन, स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो चलिएगा, इसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग अपने आगे के पार्ट को ऑफ चैप्टर 15, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग अल्कीन को बहुत सारे अलग अलग वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने बताया था इंडस्ट्रियल सोर्स होता है, उसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, उसके अलावा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अल्काइन होता है, और हर तरीके से हम लोग अल्कीन को बना सकते हैं। ये वाला चार्ट मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन जो थी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एज फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जो सेकेंड वाली रिएक्शन थी, एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाले क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में टोटल 3 टाइप्स आएंगे। पहला टाइप रहेगा आपका डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, सेकेंड टाइप रहेगा आपका डी हेलोजिनेशन, और थर्ड टाइप रहेगा आपका डिहाइड्रेशन। ऐसे टोटल 3 टाइप के रिएक्शंस है जो आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में आती है। उसी एलिमिनेशन रिएक्शन में से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 रिएक्शन है, उसमें से जो फर्स्ट वाली रिएक्शन थी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, वो मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज़ करते और वो रिएक्शन को हम लोग कैसे करते। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखी थी, राइट। फिर लास्ट वाले क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने एक टफ एग्जाम्पल लिया था और उसको डिस्कस नहीं करवाया था। रीज़न ये था कि वो जो एग्जाम्पल था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो था, लेकिन मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि वो एग्जाम्पल करने के लिए वी वांट वन रूल। उस रूल के बिना हम लोग वो एग्जाम्पल को टच भी नहीं कर सकते। टच मतलब टच भी नहीं कर सकते। तो अगर वो एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो फर्स्ट आपको वो रूल पता होना चाहिए कि वो जो रूल है, सेट-जेफ रूल, उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते, तभी जाके वो क्वेश्चन को आप लोग समझ सकते हो। तो वो क्वेश्चन पहले मैं आपको नहीं कराऊंगी, पहले तो मैं आपको रूल समझाऊंगी कि सेट-जेफ रूल होता क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगी सेट-जेफ रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, और फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस लेंगे एग्जाम्पल्स की, और उसके बाद में वो टफ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आऊंगी। तो वो टफ एग्जाम्पल भी आपको एकदम कैसा लगेगा, एकदम ईजी। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले अपने सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 11th स्टैंडर्ड में भी आया है, और उस रूल का नाम है सेट-जेफ रूल। चलिए देखते हैं उस रूल को। तो उस रूल का नाम है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल आपको बताता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में, कि कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल रहेगा और कौन सा अल्कीन कम स्टेबल रहेगा। ये आपको कौन सा रूल बताता है? सेट-जेफ रूल। तो आपको याद रखना है कि जो भी सेट-जेफ रूल होता है वो आपको बताता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में, कि जो भी आपका अल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, उसके बारे में आपको ये सेट-जेफ रूल बताता है कि कोई अल्कीन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कोई अल्कीन कम स्टेबल रहेगा। अरे भाई, हमें थोड़ी सपना दिखता है कि हम लोग बता देंगे कि हाँ 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 ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, हाँ 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 ये अल्कीन कम स्टेबल है। मैं भविष्यवाणी थोड़ी कर सकती हूँ भाई। तो अपन को कुछ ना कुछ तो रूल चाहिए ना। अपन को तो वो अल्कीन दिखता भी नहीं कि वो कैसा दिखता होगा। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा अनस्टेबल है? हवा में थोड़ी आंसर कर सकते हैं। तो अपन लोग ये रूल को समझेंगे कि ये रूल से हम लोग कैसे यूज़ करके अल्कीन के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बार ये रूल का स्टेटमेंट लिखती हूँ, फिर मैं आपको अपना ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, एक बार अपन ये स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ, the alkene which is more substituted, the alkene which is more substituted, or the alkene which is attached to carbon double bond carbon is attached to more number of alkyl group are called as stable alkenes. चलिए भाई, अब देखो ये वाला जो रूल है ना, ये रूल से आपको कुछ समझेगा नहीं।
फिर भी मैं समझा देती हूँ, बट ये रूल से आपको कुछ भी नहीं समझेगा। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, जब रूल से कुछ समझेगा नहीं तो काहे को रूल लिखा। अरे भाई रूल तो पढ़ाने के लिए लिखा, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है ना, टेंशन क्यों लेते। इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगी ना कि ये तो क्या, इसके जैसे ऐसे हजारों क्वेश्चंस भी आप यूँ कर डालोगे, ठीक है। वो ट्रिक इतनी बढ़िया ट्रिक है, लेकिन फिर भी एक बार इसके भी स्टेटमेंट को लिखना जरूरी है ना भाई। चलिए देखो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ द अल्कीन, देखो हम लोगों को बताना है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में। और अल्कीन का मतलब ही क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अल्कीन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आपको किसके बारे में बताना है, आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में। मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भी बात होंगी वो अल्कीन के बारे में होंगी। द अल्कीन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड, एक ऐसा अल्कीन जो बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होता है। और द अल्कीन विच इज अटैच टू मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो एक ऐसा अल्कीन जो बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, या एक ऐसा अल्कीन जो बहुत सारे अल्किल ग्रुप से अटैच है, वो अल्कीन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चलो अब मैं समझाती हूँ इसको अपने ट्रिक से, ठीक है। चलिए भाई अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या ऑब्जर्व कर लो, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। आप लोगों ने देखो भाई, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे भी आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे भी आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे भी हर जगह पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे वो आपके अल्कीन है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो भी यहाँ पे ये आर है, हर जगह पे आपको जहाँ पे भी आर दिख रहा है, उस आर का मतलब क्या होता है, उस आर का मतलब होता है आपका अल्किल ग्रुप। सी का मतलब कार्बन होता है और एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। अब जरा आंखें खोलो, कान खोलो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना भाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से देखो बस, ठीक है। कहना मुझे देखो क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वाला जो अल्किल है, इसके टोटल कितने फ्रेंड है, आप लोग ही बताओ भाई। ये वाले अल्कीन के टोटल फ्रेंड कितने हैं, 4। ये वाले अल्कीन के टोटल फ्रेंड्स 4 है। फ्रेंड्स का मतलब होता है आर। आप ये साइंटिफिक लैंग्वेज में समझते रहो, द अल्कीन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड और द अल्कीन विच इज अटैच टू मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इज मोर स्टेबल, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में हुआ। अपन को उससे क्या, मेरे पास तो अपना एक खुद का ट्रिक है ना, अपन वो ट्रिक का यूज़ करेंगे। वो ट्रिक क्या कहता है कि जितने ज़्यादा फ्रेंड्स किसी भी अल्कीन के रहेंगे उतना ज़्यादा आपका अल्कीन स्टेबल रहेगा। और फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स का मतलब होता है आपका आर। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वाले अल्कीन में टोटल कितने फ्रेंड्स है, 4 फ्रेंड है। ये वाले अल्कीन के टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, 4। फ्रेंड्स का मतलब ही आर। जितने आर रहेंगे उतने फ्रेंड्स रहेंगे, जितने अल्किल ग्रुप रहेंगे उतने फ्रेंड्स रहेंगे। तो यहाँ पे इस अल्कीन में टोटल 4 अल्किल ग्रुप है, 4 आर ग्रुप है, 4 फ्रेंड है। तो ये अल्कीन कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल। एक बार इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे टोटल 4 है। इधर आ जाओ, अगर मैं बात करती हूँ इस वाले अल्कीन की, तो ये वाले अल्कीन के टोटल कितने फ्रेंड है, ये वाले अल्कीन के सिर्फ और सिर्फ 3 ही फ्रेंड है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है 3 फ्रेंड क्यों है, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है ना। ये वाले अल्कीन में तो सिर्फ और सिर्फ टोटल 3 ही अल्किल ग्रुप है, टोटल 3 ही आ रहे हैं, मतलब 3 ही फ्रेंड है। क्योंकि मैंने क्या कंसिडर किया है, आर का मतलब ही फ्रेंड। आगे आओ, अगर अपन ये वाले अल्कीन की बात करें तो ये वाले अल्कीन में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही अल्किल ग्रुप है, मतलब ये वाले अल्कीन के तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्रेंड है। इसकी बात करते तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही आर है, मतलब ये वाले अल्कीन के भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्रेंड है। इसकी बात करते हैं, इसमें एक ही अल्किल है, इसका एक ही फ्रेंड है, और इसके तो एक भी फ्रेंड नहीं है, 0 फ्रेंड, एक भी याद नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखो क्या याद रखना है, आप लोगों को यहाँ पे इतना याद रखना है, जितने ज़्यादा फ्रेंड रहेंगे, जितने ज़्यादा
जितने ज़्यादा फ्रेंड रहेंगे, जितने ज़्यादा फ्रेंड रहेंगे ना, उतना ज़्यादा अल्कीन स्टेबल रहेगा। जितने ज़्यादा फ्रेंड रहेंगे उतना ज़्यादा आपका अल्कीन कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब ज़रा आप लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हो कि इस वाले अल्कीन के टोटल फ्रेंड कितने हैं, 4। जितने ज़्यादा दोस्त रहेंगे अल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ लोग होते हैं उनके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, अगर फ्रेंड की लिस्ट निकालने गए ना तो उनके 20-25 दोस्त होते हैं। और कोई कोई लोग तो ऐसे रहते हैं उनका एक भी दोस्त नहीं रहता, किसी किसी का सिर्फ 1 या 2 ही लोग दोस्त रहते हैं। तो कुछ कुछ लोग अलग ही लेवल के रहते हैं, उनके 25-30 फ्रेंड होते हैं, इतने सारे फ्रेंड रहते हैं भाई, उनके अलग ही लेवल के फ्रेंड्स रहते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं उनके 1 या 2 ही फ्रेंड रहते हैं। कोई कोई तो इतना खराब रहता है उसका एक भी दोस्त नहीं रहता, वो खुद अकेला ही समझता है, वो सोचता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। रहते हैं अलग अलग टाइप के लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके टोटल फ्रेंड्स 4 है, मतलब इसके नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, ज़्यादा। अगर नंबर ऑफ फ्रेंड है ज़्यादा तो अल्कीन स्टेबल भी कैसे रहेगा, ज़्यादा। याद रखना, अगर नंबर ऑफ दोस्त है ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ अल्कीन है ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो कि अल्कीन में है ज़्यादा, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी, ज़्यादा। तो ये वाला अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब इसमें सिर्फ 3 ही फ्रेंड है तो ये थोड़ा कम रहेगा। अगर इन दोनों की बात करें, दिमाग में क्वेश्चन आता है, चलो ये तो ठीक था, ये 4 था, 3 थे, ठीक है समझ गया, ये इसमें क्या करूँ भाई मैं, इसमें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं रहा है। अरे भाई इधर देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये दोनों की स्टेबिलिटी कैसी रहेंगी, इक्वल। क्यों इक्वल, अरे ये दोनों के नंबर ऑफ फ्रेंड भी कितने हैं, इक्वल, तो स्टेबिलिटी भी कैसे रहेंगी, इक्वल। इसका बेचारे का एक ही दोस्त है, सबसे कम स्टेबल, और इसकी तो बात ही मत करो भाई, एक भी दोस्त नहीं है, ऑड मैन आउट, सबसे लीस्ट स्टेबल। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया रूल कहता है कि द अल्कीन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड और द अल्कीन विच इज अटैच टू मोर नंबर ऑफ अल्कीन ग्रुप इज मोर स्टेबल। लेकिन अपना रूल मैंने क्या बताया, एक ऐसा अल्कीन जिसके नंबर ऑफ फ्रेंड रहेंगे ज़्यादा तो वो अल्कीन की स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी, ज़्यादा। और नंबर ऑफ फ्रेंड मतलब ही आर, मतलब ही अल्कील ग्रुप, वही आपके फ्रेंड है। जितने ज़्यादा फ्रेंड रहेंगे, जितने ज़्यादा अल्कील ग्रुप अटैच रहेंगे अल्कीन से, उतनी ज़्यादा आपके अल्कीन की स्टेबिलिटी रहेगी। समझे या नहीं समझे, जल्दी से लो भाई इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए भाई, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और इस रूल को वहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या अपन को रूल अप्लाई करते आता है या नहीं आता है। क्योंकि अगर अपन को ये वाला रूल समझ गया बट अगर रूल अप्लाई करते नहीं आया तो दिस रूल विल बी यूजलेस। याद रखना है, रूल पढ़ने से, रूल को समझने से कुछ नहीं होगा, रूल को समझकर यू हैव टू अप्लाई दैट रूल टू द पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो देन दैट रूल विल बी यूजलेस फॉर यू। ठीक है, चलिए देखते हैं उस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए भाई, अब मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लाया, अब आप सब लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा मत सोचना कि सेटजेफ का रूल क्या था, भाई मुझे तो रूल ही याद नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, वो सब चीज़ें नहीं करना है। अपने पास एक अपना रूल है। याद रखना, दिखाने की चीज़ कुछ अलग होती है और करने की चीज़ अंदर में कुछ अलग होती है। दिखाने के लिए तो आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अंदर में अपनी भी तो एक ट्रिक रहती है। वो ट्रिक अपन किसी को बताते नहीं, लेकिन वो ट्रिक से आंसर एकदम जल्दी और करेक्ट आ जाता है, राइट। तो अपन को भी वैसा ही कुछ करना है, वहाँ पे बताने का अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, लेकिन वहाँ पे अपना ही रूल अप्लाई करना। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फ्रेंड कितने हैं, 4। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ दोस्त कितने हैं, 4। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फ्रेंड कितने हैं, सिर्फ 2। यहाँ पे आपके अल्किल ग्रुप कितने हैं, सिर्फ 2। यहाँ पे आपके दोस्त कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। आगे बढ़ते हैं भाई,
यहाँ पे तो बहुत ही गया गुजरा है। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ दोस्त कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ पे आपके अल्किल ग्रुप कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ पे आपके फ्रेंड कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। क्या बताया था मैंने? ये बताया था जितने ज़्यादा फ्रेंड रहेंगे किसी भी अल्कीन के, उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेंगी? उतनी ही ज़्यादा। जितने ज़्यादा फ्रेंड रहेंगे स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा। समझे या नहीं समझे? अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे है फ्रेंड ज़्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी भी रहेगी ज़्यादा। यहाँ पे फ्रेंड थोड़े कम है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम, इसकी तो बिल्कुल ही बात ही नहीं करेंगे, बहुत ही कम स्टेबिलिटी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है वही चीज़ मेजर होती है। ठीक है, याद रखना, मेजर का मतलब वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर में, उसको अपन लोग मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। और मेजर प्रोडक्ट ही आपका हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग करेंगे सारे के सारे रिएक्शंस। और भाई सुनो, इस रूल को भूलना मत, क्योंकि यही रूल आपको वो सारे के सारे रिएक्शंस में अप्लाई करके बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा और सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट भी किसका रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उस रिएक्शन को। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं अपना बी नंबर का एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में आप प्रिपेयर करते हो आपके अल्कीन को प्रिपेयर करते हो ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का ही मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस चीज को अभी हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे डिस्कस, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। उसमें भी हम लोग देख रहे हैं आपकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे ये डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन हमको डबल डबल पढ़ा रहे क्या, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा ना, ये तो लास्ट वाले क्लास में। अरे भाई, ये रिएक्शन लास्ट वाले क्लास में पढ़ाई थी, सिर्फ और सिर्फ इसके 2 एग्जाम्पल लिए थे और सबसे टफ वाला एग्जाम्पल नहीं लिया था। रीज़न ये था, बोला था मैंने कि उस वक्त वो टफ एग्जाम्पल को करने के लिए स्टेबिलिटी रूल जो होता है, सेट-जेफ रूल जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के लिए, वो आना चाहिए। इसलिए आज के क्लास में सबसे पहले आपको वो रूल समझाया। अब डायरेक्टली मैं इसके टफ एग्जाम्पल को ले रही हूँ, क्योंकि जो इसके इजी वाले एग्जाम्पल थे वो तो लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिए थे भाई। सब समझा के दिया था, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कैसी होती है, रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, और सारे के सारे इजी रिएक्शन लास्ट वाले क्लास में देख लिए थे। तो वो अभी अपन नहीं लेंगे क्योंकि वो हो गया। अपन आगे का इसका जो टफ वाला एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो को देखने से पहले इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाओ प्लेलिस्ट में जाकर वो वाले पार्ट को देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। चलिए यहाँ भाई सारे के सारे ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। एक बार अपन रिवाइज करते। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूव करो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को। और हैलोजन का मतलब क्या होता है? एक्स को। मतलब आपको रिमूव करना है यहाँ पे 3-4 चीज़ों को याद रखना है भाई। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर मीनिंग पता होगा तो आप रिएक्शन भी कर लेंगे, मीनिंग ही नहीं पता होगा तो क्या करेंगे भाई। डी का मतलब होता है रिमूव करना, याद रखना है, डी का मतलब रिमूव करना होता है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना, और हैलोजिनेशन का मतलब होता है उसी के साथ में हैलोजन को भी रिमूव करना। फिर कल बाहर आई अंधी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आप 2 चीज़ों को रिमूव करने वाले, किसको? हाइड्रोजन को और हैलोजन को, किसी भी कंपाउंड में से। इसलिए उसका नाम क्या है? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूव करना, मतलब ही हटाना। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को, और हेलो का मतलब हैलोजन को, है ना। तो आपको 2 चीज़ों को रिमूव करना है, हाइड्रोजन और हैलोजन। इसीलिए रिएक्शन का नाम भी क्या है? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसे लोगों के नाम वैसे उनके काम, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब जरा इधर आओ, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखने का। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करती हूँ, डायरेक्टली मैं टफ एग्जाम्पल को ले रही हूँ, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो इस चीज़ को कि कैसे क्या हो रहा है ये चीज़। चलिए भाई, तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रिएक्शन है ये बोर्ड में, स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड में 2 मार्क्स के लिए हर साल आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दिमाग में क्वेश्चन आता है गलत गलत क्या बोल रहे हो, ये 12th स्टैंडर्ड का थोड़ी, हम तो 11 का पढ़ रहे हैं। अरे भाई ये जो रिएक्शन है ये 11th स्टैंडर्ड में भी है, ये जो रिएक्शन है ये 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 10 में भी है। तो ये रिएक्शन आपको दो बार आएगी। ये रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में तो है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, 12th में भी डुप्लीकेट सेम रिएक्शन है, डिक्टो सेम रिएक्शन है, और वहाँ पे भी अपन को सेट रूल को अप्लाई करना है। ये रिएक्शन 12th बोर्ड के पेपर में 2 मार्क के लिए हर साल आती है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि यहाँ पे आपको एक रूल अप्लाई होता है, उस रूल का नाम क्या है, सेट रूल। क्या नाम है, सेट रूल। इसीलिए ये रूल को अप्लाई करना पड़ता है। जब भी अपन को कोई ऐसी रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ रूल आने वाला है, तो वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे आते। अब अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, अल्कोहलिक KOH का काम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को करवाना। ये लास्ट वाले क्लास में बताया था कि अल्कोहलिक KOH जो होता है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को करवाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। चलो इधर देखो, मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि एक वो कार्बन जिससे आपका हेलोजन अटैच होता है उसको आप लोग कौन सा कार्बन बोलते हो, 1 नंबर का कार्बन। याद रखना है, आप सभी को याद रखना है कि एक ऐसा कार्बन जिससे आपका हेलोजन अटैच होता है उसको आप 1 नंबर का कार्बन भी बोल सकते हैं, उसको आप अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं, अल्फा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है एक वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे जिससे ब्रोमीन अटैच है, आप उसको अल्फा बोलेंगे। अल्फा कार्बन के बाजू में जो कार्बन आता है उसका नाम क्या रहता है, बीटा कार्बन। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, ये बात ठीक है कि वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये भी बात सही है कि अल्फा कार्बन के बाजू में बीटा कार्बन आता है ना भाई। तो कुछ लोग बोलेंगे ये इसमें एक ही बीटा कार्बन थोड़ी है, जरा ध्यान से देखो भाई, अल्फा तो ये है, तो इसमें कितने बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन है। एक कार्बन है ये वाला, और पता है दूसरा कार्बन है आपका ये वाला। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि एक वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन अटैच होता है, जिससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, आप उसको अल्फा बोलते हो। अल्फा के बाजू वाला बीटा होता है। अब क्या यहाँ पे एक ही बीटा है, नहीं रे बाबा नहीं, यहाँ पे तो दो बीटा कार्बन है। एक बीटा कार्बन है ये वाला, दूसरा बीटा कार्बन है ये वाला। मतलब इस रिएक्शन के अंदर में जो कंपाउंड मैंने आपको दिया है उसमें कितने बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है करे तो क्या करे भाई, बीटा कार्बन तो दो आ गए। अब देखो क्या होगा, सभी लोग यहाँ पे, मैंने पहले बोला भाई आंखें एकदम फाड़ के देखो, एकदम फाड़ के आंखें देख के देखो। हाँ चलो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले अपन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से एक ब्रोमीन निकालेंगे। सबसे पहले केस में अपन यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से H, यहाँ से Br। ये वाले H को अपन क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में आप जो रिमूवल करते हो वो अल्फा बीटा पोजीशन से करते हो, इसलिए इस एलिमिनेशन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हो, इसी को आप बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। अल्फा बीटा के अलावा आप इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आया इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे एक चीज अल्फा से रिमूव हो रही है और एक चीज बीटा से रिमूव हो रही है, इसलिए आप इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। एक अल्फा से निकलने वाला है, एक बीटा से निकलने वाला है, 2 पोजीशन से निकलेगा तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। या तो आप वैसा भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से निकलने वाला है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। दोनों वैसे समझो। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, एक चीज अल्फा से निकलेंगी, एक चीज बीटा से निकलेंगी। ठीक है, जरा ध्यान से इधर देखो, ये है आपका CH3, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखने का, ये CH3 है, ये है आपका CH, ये है आपका कार्बन CH, और ये है आपका CH3। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये है CH3, ये है आपका CH, ये है आपका CH, और ये क्या है, ये CH3 है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन होता है, CH3। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि एक ग्रुप यहाँ से निकला और एक ग्रुप यहाँ से निकला, मतलब एक ग्रुप अल्फा से रिमूव हुआ, एक ग्रुप बीटा से रिमूव हुआ। तो जहाँ से 2 ग्रुप रिमूव होते हैं वो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, यस और नो। एक ग्रुप यहाँ से निकला, एक ग्रुप यहाँ से निकला, 2 ग्रुप निकले ना, तो ये दोनों कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन काय में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन आता है हाँ
क्या बात कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्या? आप ही बताओ भाई। बीटा हाइड्रोजन तो है दो दो, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? दो दो। समझे या नहीं समझे? अगर बीटा हाइड्रोजन है एक तो प्रोडक्ट भी बनेगा एक, लेकिन अगर बीटा कार्बन दो दो आ गए, मतलब ही बीटा हाइड्रोजन अगर दो दो आ गए तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? दो दो। समझे या नहीं समझे? अब एक प्रोडक्ट तो बन गया, अब आप बता सकते हो कि दूसरा प्रोडक्ट में क्या बनेगा। दूसरे प्रोडक्ट में देखो क्या होगा, यहाँ से आपका Br निकलेगा और यहाँ से आपका H निकलेगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? अरे भाई ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अगर पहले यहाँ से निकलेगा तो बाद में फिर कहाँ से निकलेगा? फिर यहीं से निकलेगा ना। पहले यहाँ से निकला, उसके बाद में यहाँ से निकला, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक चीज़ निकलती है अल्फा से, दूसरी बीटा से। अब बीटा दो दो थे तो फिर क्या हुआ, पहले ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये दोनों निकले, यहाँ डबल बॉन्ड आया। अब क्या होगा, अब ये दोनों निकलेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। फिर से देखो यहाँ पे, पहले ये दोनों निकलेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आया, लेकिन बीटा तो दो दो थे ना। फिर ये दोनों निकलेंगे तो डबल बॉन्ड भी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो भाई, सारे के सारे यहाँ पे देखो बस। सेकेंड प्रोडक्ट देखो भाई आपका क्या बनता है। सेकेंड प्रोडक्ट जरा ध्यान से देखना, अपन छोटा छोटा करके लिखते हैं अच्छे से। सेकेंड प्रोडक्ट ये है आपका CH3, ठीक है। ये है आपका CH2, इसको CH2 भी लिख सकते हैं ना। देखो ना, ये C है, ये C है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका CH, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका CH2। अब जरा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे। ये CH3 को एज इट इज लिखा, ये CH2 को भी एज इट इज लिखा, यहाँ पे CH लिखा और यहाँ पे CH2 लिखा। पहले प्रोडक्ट में आपने क्या किया, ये HBr को निकाला। सेकेंड प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे हैं, ये वाले HBr को निकाल रहे हो। अब आप लोग ही बताओ, ये कार्बन से आपने Br को निकाला, ये कार्बन से आपने हाइड्रोजन को निकाला, तो ये दोनों कार्बन में जो भी सिंगल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन टाइम हो जाएगा डबल बॉन्ड में। अब आप लोग ही बता दो, बीटा कार्बन थे दो दो, बीटा हाइड्रोजन भी थे दो दो, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? दो दो। लेकिन अगर दो प्रोडक्ट कभी बनते हैं तो लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में बताया था, अगर दो प्रोडक्ट बन गए तो आपको वहाँ पे क्या बताना पड़ता है? आपको वहाँ पे ये बताना पड़ता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है ना। मेजर का मतलब वो प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब आप लोग ही बताओ, क्या मैं भविष्यवाणी करके बोल सकती हूँ क्या कि हाँ मैं बोल रही हूँ तो ये प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा और ये प्रोडक्ट कम स्टेबल रहेगा? ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं अपन। कोई लोग बोलेंगे नहीं मैं ये बोल रहा हूँ ना तो यही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ा अपनी मनमानी थोड़ी चलेंगी भाई। वहाँ पे तो अपन को रूल की सुनना पड़ेगा। चलो रूल को समझते हैं, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये है आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन और ये है डबल बॉन्ड वाला कार्बन। यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड वाला है और ये वाला डबल बॉन्ड वाला है। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। यहाँ पे आपका ये दोनों डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है, मतलब इससे डबल बॉन्ड अटैच है, और इसके केस में इससे डबल बॉन्ड अटैच है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है आपको उसी को देखना है, आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ वहीं पे जानी चाहिए। ये डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है। अब ज़रा देखो, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो अल्कीन है इसके कितने दोस्त हैं? इस अल्कीन के टोटल 2 फ्रेंड्स है। कितने फ्रेंड्स है? 2 फ्रेंड्स। हाइड्रोजन को कभी काउंट मत करना, अल्किल को ही फ्रेंड समझते हैं। ये 2 फ्रेंड है। लेकिन अगर इस अल्कीन की बात करें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को अगर देखें तो इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेंड है। यहाँ पे आपके दोस्त 2 है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त है। कुछ कोई लोग बोलेंगे अरे वहाँ, अरे वो तो हाइड्रोजन है। अरे बाबा, हाइड्रोजन थोड़ी फ्रेंड होता है, बताया था अल्किल ग्रुप में फ्रेंड होता है। फिर मैंने क्या बताया था, एक ऐसा अल्कीन जिसके नंबर ऑफ फ्रेंड है ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी? ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, इसके दोस्त है ज़्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेंगी? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा, स्टेबल प्रोडक्ट। और स्टेबल प्रोडक्ट को ही आप लोग मेजर प्रोडक्ट भी बोलते हो। अगर एक है मेजर प्रोडक्ट तो दूसरा प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा भाई? दूसरा प्रोडक्ट रहेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया? रिएक्शन करना तो आसान है, तो आपको बताना पड़ता है मेजर क्या है माइनर क्या है। ऐसा नहीं कि अपने ही मनमानी करके कि नहीं मैं बोल रहा हूँ तो यही रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पे रूल अप्लाई करके देखो ना भाई, ठीक है। जब ये रूल अप्लाई करते हो इस क्वेश्चन में तो आपको बताना पड़ता है साइड में अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। वहाँ पे मेंशन करना
अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल। नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भाई कि आपको पता भी है या नहीं पता है, या आपने तुक्का मार के कर लिया, वो बताना पड़ेगा। ये वर्ड लिख दिया, वो आपको पूरे मार्क दे देगा। ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में हर साल पूछा जाता है 2 या 3 मार्क के लिए। अभी कर लेंगे तो वहां पे भी हो जाएगा। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, तो अभी हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप देखा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। उसमें मैंने टफ वाले एग्जाम्पल को डिस्कस किया क्योंकि इजी वाले को मैं लास्ट वाले क्लास में कर चुकी थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें आप अल्कीन को बनाएंगे। जैसे कि लास्ट वाले क्लास में बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में टोटल 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। इसका मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में चार्ट भी दिया था। तो मैंने बताया था फर्स्ट था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट वी कवर्ड जस्ट नाउ। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है डीहाइड्रेशन रिएक्शन। चलिए भाई देखते हैं डीहाइड्रेशन रिएक्शन को। चलिए भाई, अब देख समझ में आता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है ये डिहाइड्रेशन क्या है। देखो भाई, मैंने तो आपको पहले बता दिया था, जैसे लोगों के नाम रहते वैसे उनके काम रहते, है ना। तो जैसे नाम रहेगा वैसे ही काम रहेगा। आप लोग ही बता दो भाई, डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है रिमूव करना। डी का मतलब होता है रिमूव करना। डी का मतलब ही होता है हटाना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को। आप लोगों ने सुना होगा भाई कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी है ना, बोला जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पानी बहुत कम पीते। अब पानी बहुत कम पीते तो उसके तो बहुत सारे अलग अलग नुकसान है ही। उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स भी काम करना धीरे धीरे बंद होते हैं। तो सेकेंड रीज़न ये स्किन ग्लो नहीं करती। तीसरा रीज़न ये पिंपल्स आते हैं अलग अलग टाइप के। फोर्थ रीज़न ये है बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, किडनी लीवर, वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा तो भाई वो वर्क कहाँ से करेंगे। तो बोलते हैं ना ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। तो अगर आप पानी कम पीते हो तो आपकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाती है। बहुत लोगों को देखो डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है ना, फिर उनको बहुत पानी पिलाना पड़ता है। तो डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी में जो पानी होता है बॉडी में वो बहुत कम हो जाता है। तो डी का मतलब होता है रिमूव करना, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब हम लोग जस्ट वाटर को रिमूव करेंगे। इफ यू रिमूव द वाटर तो उसी रिएक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे, दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब जस्ट हम लोग वहाँ से पानी को हटाएंगे, ठीक है, पानी का काम खल्लास कर देंगे। चलिए भाई, अब जरा समझते हैं इस रिएक्शन को। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ ईज की जरा ध्यान से समझो इस चीज़ को। पहले मैं रिएक्शन लेती हूँ फिर समझा के देती हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं। ठीक है भाई, तो अभी अपन लोग ये वाले एग्जाम्पल को ले रहे हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे होने क्या वाला है। आप लोग जो, आपको बस इतना याद रखना है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। याद रखना है भाई कि जो भी आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है उसको आप लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हो। मतलब ये एक ऐसा एजेंट है जो डिहाइड्रेशन को करवाता है। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर से अगर आपको पानी को रिमूव करना है, किसी भी कंपाउंड के अंदर से अगर आपको वाटर को रिमूव करना है, मतलब ही किसी भी कंपाउंड का अगर आपको डिहाइड्रेशन करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि Al2O3 है, वो भी बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और दूसरा है आपका कंसनट्रेटेड H2SO4। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों ने केमिकल लेबोरेटरी में काम किया होगा तो कभी कभी गलती से हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी शायद हुआ होगा। कभी कभी क्या होता है, लैब में काम करते समय कंसनट्रेटेड H2SO4 आपके स्किन पे गिर जाता है। होता है, मेरे साथ भी हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ। अब भाई MSc में भी हुआ, BSc में भी हुआ। ये चीज़ तो भाई चलती थी। 12th में भी होता था, लेकिन 12th में थोड़ा ज़्यादा डर जाते थे क्योंकि 12th में हम लोगों को हैबिट नहीं थी। फिर BSc में हैबिट हो गई थी, और MSc में तो खतरनाक वाली हैबिट हो गई थी ना करने की, प्रैक्टिकल्स। BSc में तो थी हैबिट, MSc में भी भर थी, लेकिन 12th में तो थोड़ा डर जाते थे क्योंकि 12th में हम लोग न्यू थे ना केमिस्ट्री लैब में।
तो अपन को उतना पता नहीं था, अपन को थोड़ा सा डर लगता था। तो देखो क्या होता है, अगर आपकी स्किन पे कंसनट्रेटेड H2SO4 गिर जाता है तो उतना जो पोर्शन होता है ना वो येलो कलर का हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब उस पर एसिड गिरता है, जब उस पर कंसनट्रेटेड H2SO4 गिरता है तो उतना पार्ट येलो इसलिए होता है क्योंकि उतना पार्ट जो होता है, उतना जो पार्ट होता है स्किन का वो डिहाइड्रेट हो जाता है। मतलब उस पोर्शन से आपका जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है, उतने पोर्शन से जिस पोर्शन पे वो H2SO4 गिरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एविडेंस है कि जब कंसनट्रेटेड H2SO4 किसी भी चीज़ पे जाके टकराता है, टकराता नहीं है, किसी भी चीज़ पे जाके अगर गिरता है या किसी भी चीज़ के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो वो उतने पोर्शन से वाटर को रिमूव कर देता है। मतलब ही वो उतने पार्ट का क्या करवाता है, डिहाइड्रेशन करवाता है। तो इस कंपाउंड के अंदर में भी अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो वही होगा, ठीक है, याद रखना है इसे। अब देखो भाई क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है और जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहता है उसी को आप लोग अल्फा कार्बन बोलते हो, याद रखना है। जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहता है, यहाँ पे OH ग्रुप है, उसी को आप लोग अल्फा कार्बन बोलते हो। अल्फा कार्बन के एग्जैक्टली बाजू में जो कार्बन आता है उसी को आप लोग बीटा कार्बन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करवाने वाले हो, यहाँ पे भी आप लोग एलिमिनेशन करवाने वाले हो, इसलिए इसको भी आप लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। रीज़न इसका ये है क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग करवा रहे तो वही चीज़ हो ना भाई, वही चीज़ करवा रहे हो, कुछ नया थोड़ी करवा रहे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इसका नाम ही है डिहाइड्रेशन, मतलब आप वाटर को रिमूव करोगे तो यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा आपका OH। ध्यान से देखो, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला। जो कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बाजू वाला कार्बन बीटा होता है। यहाँ से OH, यहाँ से H और OH मतलब ही क्या होता है, H2O मतलब ही क्या, पानी, मतलब ही क्या, वाटर। उसको आपने रिमूव किया, काम खत्म। देखो यहाँ पे ये है आपका कार्बन, ठीक है, ये है आपका दूसरा कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 1 2, ये कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन थे, 1 2। अब जरा ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, यहाँ से आपने OH को रिमूव किया, यहाँ से आपने H को रिमूव किया, मतलब है यहाँ से आपने वाटर को रिमूव किया, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, इस सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काई में हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि यहाँ से आपने H को रिमूव किया, यहाँ से आपने OH को रिमूव किया, तो ये दोनों कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था उसका कन्वर्शन काई में हो जाएगा डबल बॉन्ड में। और यहाँ पे भी आपका ये क्या बना, अल्कीन बना। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम बेसिकली पढ़ के रहे अल्कीन का प्रिपरेशन, राइट। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं भाई। उससे पहले मुझे आपको एक और चीज़ बताना है, मुझे आपको बताना है भाई, पहले एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है उसके टोटल 3 टाइप होते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं क्योंकि वो चीज़ फिर मुझे रिएक्शन में समझानी है। अगर मैंने बेसिक पार्ट नहीं पढ़ाया, रिएक्शन फटाफट ऊपर से पढ़ा दी तो कोर्स तो वो जल्दी कंप्लीट होगा, हाँ, लेकिन ये भी बात उतनी सही है, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो भाई अगर आपको 10 लेक्चर एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए लगते तो लगने दो ना, आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसी चैप्टर को आप लोग बोलेंगे 2 लेक्चर में ख़त्म करो, मैं तो क्या 1 लेक्चर में इसको ख़त्म कर दूँ, ऐसा पढ़ाऊंगी 1 लेक्चर में, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब ऐसा पढ़ के फटाफट पढ़ा दूंगी, देखो ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, कुछ समझेगा नहीं। मुझे आपको जड़ तक लेके जाना है, राइट। चलिए भाई अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल को, क्योंकि अल्कोहल के टाइप्स देखे बिना अपना काम नहीं होगा। तो जो भी आपका अल्कोहल होता है उसके टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है भाई आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी के बाद में क्या आता है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी के बाद में आता है आपका टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए भाई आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला कार्बन है वो ये है, ये OH आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। OH मतलब ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है।
अब अगर अपन अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको OH फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, अगर अपन कोई और फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कोई और फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे वो चेंज होते जाएंगे। अल्कोहल को पढ़ेंगे तो OH ग्रुप आएगा, नाइट्रो को पढ़ेंगे तो NO2 आएगा, है ना, सल्फोनिल को पढ़ेंगे तो सल्फर वाला कंपाउंड आएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मतलब ही वो कार्बन जो आपके फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। याद रखना है, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसी को आप लोग फंक्शनल ग्रुप कार्बन बोलते हो। तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो डायरेक्टली एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, सिर्फ और सिर्फ एक। मतलब ही ये अल्कोहल का नाम भी क्या रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल। याद रखना है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। जैसे नाम वैसे काम, इसलिए उसका नाम भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल या तो प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो तो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसको मत काउंट करना, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो तो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है। मतलब ये अल्कोहल का नाम क्या रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना वो तो 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है भाई, 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है। मतलब वो अल्कोहल का नाम भी क्या रहेगा, टर्शरी अल्कोहल। यस और नो। तो आप लोगों को अभी समझ में आया कि प्राइमरी अल्कोहल को कैसे पहचानते, सेकेंडरी को कैसे पहचानते, टर्शरी को कैसे पहचानते। याद रखना, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है वो 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है वो 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखो भाई क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो सबसे फास्ट देखो काय में होता है, वो होता है टर्शरी अल्कोहल में सबसे फास्ट। डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन होती है सबसे फास्ट टर्शरी में होती है, उसके बाद सेकेंडरी में होती है, उसके बाद प्राइमरी में होती है। याद रखना है भाई इस चीज़ को कि ये जो होता है ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, कि सबसे जल्दी जो रिएक्शन है, मतलब ही आपकी जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो सबसे फास्ट काय में होंगी। तो आपको याद रखना है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो सबसे फास्ट टर्शरी में होती है, बाद में सेकेंडरी में और बाद में प्राइमरी में होती है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे टर्शरी क्या होता है, इसलिए तो पहले समझा के दिया कि टर्शरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी क्या है, समझ गया ना। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो सबसे फास्ट, सबसे इजीली किस में होती है, टर्शरी अल्कोहल में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है ऑर्डर तो बता दिया, ठीक है समझा भी दिया, ये तो बताओ कि टर्शरी में क्यों ज़्यादा, प्राइमरी में क्यों नहीं भाई, सेकेंडरी में क्यों नहीं भाई, टर्शरी में क्यों ज़्यादा, ये बताओ हमको। अरे भाई ज़रा देखो भाई इधर समझा करो। कहना मुझे यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसके ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं। आप लोग ही बताओ, अगर आपके ग्रुप में सपोज लेटर से आपके ग्रुप में लेटर से 10 दोस्त है, सपोज एक फ्रेंड का ग्रुप है उसमें 10 दोस्त है, अगर वो 10 दोस्तों में से एक दोस्त चला भी जाए छोड़कर तो भी क्या फ्रेंड को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर कोई सपोज मैं मेरी बात कर रही हूँ, अगर मेरे टोटल 10 फ्रेंड्स है, अगर मेरे टोटल 10 दोस्त है और 10 में से अगर मुझे एक दोस्त छोड़ के भी चले जाता है तो मुझे उतना दुख नहीं होगा क्योंकि मेरे पास और भी तो 9 दोस्त है ना, समझ गए ना। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही दोस्त है ना, अगर वो दोस्त छोड़ के चले गया ना तो भाई मेरी हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो कहना मुझे यहाँ पे यह है कि अगर दोस्त बहुत ज़्यादा है और उसमें से अगर एक दोस्त चला भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है ना और भी बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन अगर दोस्त एक ही है या अगर दोस्त 2 ही थे, उसमें से भी अगर एक छोड़ के चले गया ना तो बहुत दिल को दुख होता है भाई। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये वाले कार्बन के ऑलरेडी 3 दोस्त थे। अगर यहाँ से OH ग्रुप चला भी जाता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा ठीक है गया तो गया, मेरे पास तो 3 दोस्त है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इजीली OH ग्रुप निकल सकता है। ये तो हुआ अपना ट्रिकी पार्ट। ट्रिकी पार्ट के हिसाब से आपको ये याद रखना है कि इसके अगर 4 दोस्त है और अगर एक दोस्त छोड़ के भी चले जाता है तो 3 दोस्त है ना, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो हुआ अपना वाला पार्ट। ठीक है,
यहाँ पे सेकेंड रीज़न देखो क्या है, अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न हुआ। लेकिन अपना वाला रीज़न क्या बताया मैंने कि जितने ज़्यादा दोस्त रहेंगे, अगर एक दोस्त छोड़ के भी चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस कार्बन के बेचारे के सिर्फ और सिर्फ 2 ही दोस्त थे, सॉरी इसमें टोटल 4 दोस्त थे, 4 में से एक गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 3 दोस्त थे। यहाँ पे तो इसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही दोस्त थे, और 3 में से भी अगर एक दोस्त चले जाता है वाटर के फॉर्म में तो 2 ही दोस्त बचते बेचारे के, थोड़ा दुख होगा ना। और इसकी बात तो भाई करो मत, ये तो फूट फूट के रोएगा एकदम, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोएगा। क्यों? क्योंकि उसके 2 ही दोस्त थे, उसमें से भी एक दोस्त चले गया, कितना रोएगा वो सोचो। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि टर्शरी अल्कोहल में रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाएगी, बाद में सेकेंडरी में और प्राइमरी में सबसे लेट रिएक्शन होंगी, सबसे धीरे रिएक्शन होंगी। रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न ये है कि स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रुप बल्कि ग्रुप से अटैच है तो ये बॉन्ड के ऊपर स्ट्रेन है, ये इजीली रिमूव हो सकता है। अपना ट्रिक क्या है? अपना ट्रिक ये बताया मैंने कि अगर दोस्त बहुत ज़्यादा है और एक दोस्त छोड़ के भी चले गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर दोस्त 2 ही है या दोस्त 3 ही है, उसमें से भी अगर एक दोस्त छोड़ के चले जाए ना तो भाई बहुत दिल को दुख होता है। ठीक है, चलिए आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग करेंगे रिएक्शन को और समझेंगे रिएक्शन कंडीशंस को रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। चलिए भाई, अब अपन लोग 3 रिएक्शन को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए भाई, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को तीनों रिएक्शन में डिहाइड्रेशन करवाना है, मतलब तीनों रिएक्शन में वाटर को रिमूव कराना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, सबसे पहले तो आपको अल्फा बीटा पोजीशन मार्क करनी है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, आपका OH अटैच होता है, आप उसको अल्फा बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या रहेगा, यहाँ पे आपका अल्फा ये वाला रहेगा क्योंकि इस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इसके केस में आपका ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन रहेगा क्योंकि ये कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो जाहिर सी बात है कि जो कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप मतलब ही OH ग्रुप अटैच रहेगा उसी को आप लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अल्फा कार्बन के जो बाजू वाला कार्बन होता है उसी को आप लोग कौन सा कार्बन बोलते हो? बीटा कार्बन। यहाँ पे ये अल्फा के बाजू में आ रहा है, ये बीटा होगा। भाई जरा ध्यान से आंखें खोल के यहाँ पे देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये भी तो आपका बीटा कार्बन है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखना है भाई। सबसे पहला पॉइंट, जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच होता है आप उसको अल्फा बोलते हो, अल्फा के बाजू वाला कार्बन बीटा कार्बन। यहाँ पे आपका OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, लेकिन बीटा कौन से है? 2 अगर बीटा कार्बन है एक, प्रोडक्ट भी बनेगा एक, चाहे रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो या डिहाइड्रेशन हो। अगर बीटा कार्बन है 2 तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे भाई? 2। अगर 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या बताना है? मेजर माइनर। मेजर माइनर बताना है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेट जेफ रूल भाई, सेट जेफ रूल।
अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, ये आपका बीटा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, लेकिन ये दोनों सेम ही है। तो इसमें यहाँ पे आप बोलेंगे कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये दोनों बीटा कार्बन जो है ये दोनों सेम ही है, सरीके हैं, यहाँ पे सरीके नहीं है। ठीक है, अब ज़रा इधर देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया क्या? आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप वाला कार्बन है, मतलब यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप वाला कार्बन है, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। इसलिए ये अल्कोहल का कैसा टाइप का है, प्राइमरी अल्कोहल। नाम अभी अपन को कोई लेना देना नहीं, नाम तो आप सभी को देते आते हैं, मैंने चैप्टर 14 में सिखाया था। काम अभी उनको करते आना चाहिए। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, यहाँ पे जो आपका OH वाला कार्बन है, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। डायरेक्टली बोल रही हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं पूछ रही, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप वाला कार्बन है, वो डायरेक्टली तो एक ही कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली, इसलिए उसका नाम भी क्या है, प्राइमरी। नीचे आओ, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, OH ग्रुप वाला कार्बन है, वो तो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है। क्या नाम रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप वाला कार्बन है, वो तो डायरेक्टली तीन अल्किल ग्रुप से अटैच है भाई, डायरेक्टली, तो उसका नाम क्या रहेगा, टर्शरी अल्कोहल। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वो डायरेक्टली एक से अटैच है, प्राइमरी। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वो डायरेक्टली दो से अटैच है, सेकेंडरी। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वो डायरेक्टली तीन से अटैच है, तो टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हो, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन सबसे इजीली किस में होती है, टर्शरी अल्कोहल में। बताया था ना, दोस्त ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, बहुत ईजीली हो जाएगा। यहाँ पे इसके दोस्त तीन हैं, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल है, बहुत सारे दोस्त हैं, इसको क्या कोई दुख होगा नहीं, इसमें रिएक्शन इजीली हो जाएगी। इसलिए देखो, यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी कम लगा और यहाँ पे H2SO4 भी कम लगा। देखो ना, यहाँ पे सिर्फ 20% ही H2SO4 लगा, मतलब H2SO4 भी कम लगा और यहाँ पे टेम्परेचर भी कम लगा। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाती है, क्योंकि दोस्त बहुत सारे थे, एक दोस्त चला भी गया तो इतना कुछ दुख नहीं होता और बहुत ईजिली हो जाता है। तो देखो, H2SO4 भी कम डालना पड़ा, टेम्परेचर भी कम। बट अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में उसको थोड़ा सा दुख होता है भाई, इसलिए देखो आपको उसमें जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, वो उतनी इजीली नहीं होंगी। इसलिए देखो ना, H2SO4 भी 60% लगा, ज़्यादा लगा ना, टेम्परेचर भी ज़्यादा लगा। यहाँ पे सिर्फ 363 था, यहाँ पे कितना है, 373। यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगा क्योंकि आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो। यहाँ पे आपका H2SO4 भी ज़्यादा लगा क्योंकि ज़बरदस्ती खींचतान के उससे करवा रहे हो, उसको दुख हो रहा है, इतनी इजीली नहीं हो रही। भाई प्राइमरी की तो बात ही मत करो, वो तो रोना स्टार्ट कर देगा अगर दो दोस्त है उसमें से एक छोड़ के जाएगा तो प्राइमरी अल्कोहल में देखो ना, टेम्परेचर कितना लग रहा है, 413, कितना ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है। और H2SO4 भी देखो कितना ज़्यादा लग रहा है, 75%। तो टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन इजीली हो रहा है क्योंकि दोस्त बहुत ज़्यादा है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी कम और H2SO4 भी कम। सेकेंडरी में टेम्परेचर भी ज़्यादा, H2SO4 भी ज़्यादा। और प्राइमरी की तो भाई बात ही मत करो, टेम्परेचर देखो ना कितना ज़्यादा है, 400 के आसपास। और कितना परसेंटेज H2SO4, 75 किसको बोलते हैं, मजाक है क्या। चलो अभी ज़रा इधर सुनो भाई, इधर देखो सारे के सारे, ये है आपका CH3, ठीक है, ये है आपका CH2, ठीक है भाई, यहाँ पे है आपका CH, यहाँ पे है आपका CH2, यहाँ से निकला आपका H, यहाँ से निकला आपका OH। मतलब आपका क्या बाहर निकला, मतलब आपका पानी बाहर निकला, यहाँ से H, यहाँ से OH। तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, बन गया अल्कीन। इसका नाम क्या है, अल्कीन। अभी मैं फिलहाल नाम नहीं दे रही हूँ, फिलहाल आप समझो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया, अल्फा कार्बन एक है लेकिन बीटा तो दो है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहले क्या होगा, पहले यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है, इन दोनों का करते पहले। ये है आपका CH3, ठीक है भाई, ये है आपका CH, ये है आपका CH, ये है CH3, ये CH2H को CH3 भी लिख सकते हैं ना, तीन ही तो हाइड्रोजन है। आप देखो क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये कार्बन से OH निकला, ये कार्बन से H निकला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब सेकेंड इसमें देखो और क्या हो सकता है, बीटा कार्बन है दो दो, प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, दो दो। ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्यों नहीं हो सकता। सेकेंड प्रोडक्ट को लिखते हैं, ये है भाई CH3, ये है आपका CH2, देखो ना ये दो हाइड्रोजन है तो CH2 लिखेंगे, ये है आपका CH और ये है आपका CH2। यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला H, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। याद रखना, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी आप डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं, आपको याद रखना है अगर यहाँ से HOH निकालेंगे तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से OH निकालेंगे तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ से भी आपने किसको बाहर निकाला, पानी को। अब देख लेना कितने निकलते हैं, उससे अपन को क्या, ठीक है। चलिए भाई, अब ये रिएक्शन में जो बारी आती है ना, अगर प्रोडक्ट बनते हैं दो दो, अगर बीटा हाइड्रोजन आ गए दो, प्रोडक्ट भी बनेंगे दो, दो प्रोडक्ट आ गए तो क्या बताना पड़ता है, स्टेबल कौन होगा, अनस्टेबल कौन होगा, मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। भविष्यवाणी करेंगे क्या, नहीं, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, सिरजेफ रूल का यूज करके भाई। सिरजेफ रूल का भी बताया था, जिस अल्कीन के नंबर ऑफ दोस्त रहेंगे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेंगी, ज्यादा। जिस अल्कीन के नंबर ऑफ दोस्त रहेंगे ज्यादा, जिस अल्कीन में अल्किल ग्रुप रहेंगे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी, ज्यादा। अब जरा इधर देखो भाई, ये है आपका अल्कीन, ये है आपका अल्कीन, अल्कीन वाले कार्बन को देखो, इस अल्कीन के तो दो दो दोस्त है, दो फ्रेंड है भाई, दो। इस वाले अल्कीन के तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त है। ये कार्बन को अलग अलग काउंट मत करो, मैं अल्किल ग्रुप की बात कर रही हूँ। एक अल्किल ग्रुप ये हुआ, एक ये हुआ, ये तो एक ही अल्किल ग्रुप है ना। कोई लोग इसको भी दो कार्बन काउंट करते हैं, एक और दो, वैसा मत करना भाई, तो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी। ये अल्किल ग्रुप तो एक ही है, तो इसके दो फ्रेंड है, इसका तो बस एक ही दोस्त है ना। यहाँ कहाँ दोस्त है भाई, अल्किल ग्रुप है क्या, नहीं। तो जिस अल्कीन के नंबर ऑफ फ्रेंड रहेंगे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी, ज्यादा। इसके दोस्त ज्यादा है तो ये कैसा रहेगा, ये आपका मोर स्टेबल रहेगा। मोर स्टेबल होने के साथ साथ ये आपका मेजर प्रोडक्ट भी रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा। और ये आपका कैसा रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। अब चलिए भाई यहाँ पे आते, अगर मैं बात करती हूँ 20% H2SO4 की, तो सभी को यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को भाई ये याद रखना है कि यहाँ पे ये दोनों बीटा कार्बन तो सेम ही है। देखो ना, इसको कंसिडर करो या इसको, इसके बाजू में भी कुछ भी नहीं है, इसके बाजू में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बीटा सेम ही थे, क्योंकि इस बीटा के बाजू में एक और कार्बन था और इस बीटा के बाजू में कुछ भी नहीं था। मतलब ये दोनों बीटा यहाँ पे सेम नहीं थे, इसलिए दो प्रोडक्ट बने। बट भले ही यहाँ पे बीटा कार्बन दो है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, आंखें खोल के, ये दोनों सेम ही तो है ना। इसके बाजू में कुछ है ना इसके बाजू में कुछ है, दोनों के दोनों कैसे है, सेम, प्रोडक्ट भी एक ही बनेगा। अब कहीं से भी आप हटा दो, ये है आपका कार्बन, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा। आपने यहाँ पे क्या देखा भाई, यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला H, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। बन गया, लेकिन एक प्रोडक्ट बना तो क्या बताएंगे उसमें मेजर माइनर, ठीक है। अब आपको याद क्या क्या रखना है कि एलिमिनेशन हमेशा अल्फा बीटा पोजीशन पे होता है, इसलिए उसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो और उसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, सेटजेफ रूल को अप्लाई करते आना चाहिए। अगर दो बीटा हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट दो बनेंगे, मेजर माइनर बताना पड़ेगा सेटजेफ रूल का यूज़ करने का, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि डी हाइड्रेशन रिएक्शन सबसे इजीली होती है टर्शरी में, इसलिए टर्शरी में टेम्परेचर भी कम लगा, H2SO4 भी कम, क्योंकि उसमें इजीली हो जाती है। सेकेंडरी में थोड़ी धीरे होंगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा, H2SO4 भी ज़्यादा। प्राइमरी की तो बात ही मत करो, ज़बरदस्ती अपन करवा रहे, बहुत सारा टेम्परेचर देना, 400 कहा, 300 कहा, 400 यहाँ कहा। यहाँ पे तो 20% है, वहाँ पे देखो ना 75% H2SO4 किसको बोलते हैं भाई, मजाक है क्या। फिर आपने रिएक्शन करवाई, डिहाइड्रेशन करवाया, पानी को बाहर करवाया, काम खत्म। चलिए, लेट्स स्टॉप हियर। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share and comment and subscribe to our channel. Please share करो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना तो भला होना ही चाहिए, कर भला तो हो भला। दूसरों का भला करोगे तो खुद का भी ऑटोमेटिकली भला ही होता है। पता है ना, आपको पता होगा कि अगर हम किसी और की हेल्प करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इनडायरेक्टली हम अपनी खुद की ही हेल्प करते हैं, है ना।
आप अगर किसी को पढ़ा देते हो 2 चीज़, सपोज आपको किसी ने कुछ हेल्प मांगी और आपने उसको पढ़ा दिया, तो उसमें उसका तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आपका भी अलग से फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपका रिवीजन हो गया ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? पढ़ाने से वो चीज़ अपनी खुद की और परफेक्ट होती है, दूसरों की तो हेल्प होती है, अपनी भी हेल्प हो जाती है, अपन भी परफेक्ट बन जाते हैं उस चीज़ में पढ़ा के। तो आप अगर आपकी कोई फ्रेंड को हेल्प लगती है, आप भी उसको हेल्प करो। ये चैनल के बारे में भाई सभी को बताओ, कितना अच्छा चैनल है, सभी को फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई पवन सर, ठीक है। पवन सर का ड्रीम देखो कितना बढ़िया है, सभी स्टूडेंट्स को वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सीरियसली प्रेस करते हैं हम लोग उस सर को जो सभी को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप सभी से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी को आप ये चैनल के बारे में शेयर करो भाई, शेयर करो उसको। थैंक यू वेरी मच।